हाय एवरीवन, दिस इज सी शिफा शेख हियर। आज की जो हमारी वीडियो है वो है जीएसटी डिमांड नोटिस के बारे में। जीएसटी डिपार्टमेंट ने लोगों को, टैक्स पेयर्स को जीएसटी नोटिस इशू करना शुरू कर दिया है। बहुत नोटिस इशू हुई है। एंड वो भी क्यों? क्योंकि उनका जीएसटीआर 1 और 3 भी मैच नहीं होता है। तो जो डिफरेंस है वो लायबिलिटी डिपार्टमेंट रेज कर रहा है। और ये सारी चीज़ों के बारे में आपको हम थोड़ा हाईलाइट करेंगे और थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और ये नोटिस क्यों आएगी, उसके बाद का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, वो सब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अगर आप एक बिजनेसमैन हो, वेदर प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज, कोई भी आपका बिजनेस है, आपको इन कुछ बातों का ध्यान रखना है ताकि इन फ्यूचर आपकी लायबिलिटी ना आए। सबसे पहले तो आप गुड्स या सर्विसेज जब भी सप्लाई करो, टाइम पे इनवॉइस इशू कर दो आप, और उसको सेम टाइम पे उसी मंथ में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड भी करवा लो आपके अकाउंटेंट के पास। और उस महीने का पूरा डेटा आपके कंसल्टेंट को मंथली दे दो, और ड्यू डेट से पहले दे दो ताकि वो रिटर्न में सारा कुछ आपका रिफ्लेक्ट कर सके। करेक्ट, आपका जो इनवॉइस है जो इशू करते हो, अगर सामने वाला भी जीएसटी रजिस्टर्ड है तो उसका जीएसटीआईएन आप करेक्टली शो करो इनवॉइस पे। फिर आप बी टू बी, बी टू सी, एग्जेम्प्टेड, जीरो रेटेड, नील रेटेड जो भी सप्लाई है उसका करेक्ट बाइफर्केशन करो। ऐसा नहीं कि बी टू बी को बी टू सी में डाल दिया, अगर सामने वाला रजिस्टर्ड है फिर भी उसको अनरजिस्टर्ड में डाल दिया। ये बाइफर्केशन सही से करना बहुत जरूरी है। और यस, अगर आप इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हो तो उसको इंटर में नहीं डाल दो आप, या तो इंटर कर रहे हो तो उस पर इंट्रा में नहीं डाल दो। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी कब लगेगा ये आपको जानना बहुत जरूरी है, और उस हिसाब से आप इनवॉइस पे वैल्यूज शो करो। ये बेसिक थिंग्स है, ये सारी चीज़ों का आप ख्याल अगर नहीं रखेंगे तो आगे जाके आपका 1 और 3 भी में प्रॉब्लम आने ही वाली है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं करते, बेसिक चीज़ें सही से नहीं करते तो क्या होगा। अगर अब चांसेस है कि आपके जीएसटी रिटर्न्स में 1 में, 3B में मिसमैच आए, राइट। अब मिसमैच होने की वजह से क्या होगा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को ऐसा लगेगा कि आपने आपका करेक्ट टर्नओवर डिक्लेयर नहीं किया है, या तो आपने कुछ छुपाया है। वो आपका टर्नओवर डिसाइड नहीं कर सकेंगे, उसके ऊपर से आपकी लायबिलिटी जीएसटी की डिसाइड नहीं हो सकेगी। तो एज अ रिजल्ट ऐसा हो सकता है कि आपका जीएसटी नंबर ये लोग सस्पेंड कर दे, या तो फिर आपको ये लोग क्वेरीज रेज करेंगे, आपको मेल्स देंगे कि आपके आप हमको ये रीज़न बताओ कि आपका ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, या तो फिर ज़्यादा डिफरेंस है या ऐसा कुछ और सस्पिशियस है तो आपको डिमांड नोटिस भी गवर्नमेंट इशू कर सकती है। किस तरीके की नोटिस आपको डिपार्टमेंट इशू कर सकता है? इस तरीके की हो सकती है कि दिस जीएसटी नंबर, यू हैव अंडर रिपोर्टेड योर जीएसटी लायबिलिटी इन 3B एज कम्पेयर टू 1 इन फाइनेंशियल ईयर 2021 बाय रुपीज दिस प्लीज टेक करेक्टिव एक्शन। मतलब कि आपने जीएसटी या 3B में कम टैक्स, कम लायबिलिटी शो की है, कम टर्नओवर शो किया है एज कम्पेयर टू जीएसटीआर 1। जीएसटीआर 1 में आपका ज्यादा टर्नओवर है, लेकिन 3B में आपने इतना नहीं दिखाया और आपने इतना टैक्स कम पे किया है। तो अब आपको इसके ऊपर करेक्टिव एक्शन लेना है, या तो ये लोग आपके पास से टैक्स भरवाएंगे और इंटरेस्ट के साथ भरवाएंगे। और प्लस एक बार डिपार्टमेंट की आपकी जो चक्कर है वो शुरू हो गए तो दैट विल बी अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस टू टू वाइंड अप ऑल दिस। और ये डिफरेंसेस क्यों आते हैं मेनली, प्लस उसके बाद ये नोटिस आने के बाद आपको क्या करना है आगे, दैट विल बी आवर मेजर कंसर्न इन दिस वीडियो अहेड। कुछ एक पर्टिकुलर टैक्स पीरियड का जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी मिसमैच क्यों होता है। जनरल रीजंस ये है कि अब हम हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर का कुछ अगर मिस आउट हो गया है तो एडजस्टमेंट कर सकते हैं टिल नेक्स्ट रिटर्न फाइलिंग डेट ऑफ सितंबर, और एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। तो मेनली अमेंडमेंट्स होते हैं, प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट होते हैं जो हम अभी का बाद में कर सकते हैं। तो उसकी वजह से बाद के पीरियड के रिटर्न्स में मिसमैच होते हैं। एरर ऑफ कमीशन बहुत होता है, यानी कि क्रेडिट नोट या डेबिट नोट है वो सही से नहीं शो हुई है। 3B में हुई है, 1 में नहीं हुई, 1 में हुई है, 3B में नहीं हुई। तो ये सारे इश्यूज की वजह से भी डिफरेंसेस आते हैं। नेक्स्ट इज सप्लाईज। अगर मैंने जीएसटीआर 1 में करेक्टली शो कर दिया है, इंटर है या इंट्रा है, जिस तरीके से भी है, लेकिन जीएसटीआर 3B में जब मैं पेमेंट करने गई तब मैंने गलत हेड में पेमेंट कर दिया, या तो जो एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस भी एक रीजन हो सकता है कि जीएसटीआर 3B में हम एडवांसेस पे टैक्स पे कर देते हैं, लेकिन 1 में हम उसको एडवांसेस दिखाते हैं, फिर जब सप्लाई होता है तब इनवॉइस के हिसाब से इसको सेल्स बुक करते हैं और एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस करते हैं। काफी लोग इसमें गलतियां करते हैं और इसकी वजह से भी दोनों में डिफरेंसेस बहुत आने के चांसेस है।
और एरर ऑफ ओमिशन ये काफ़ी प्रैक्टिकल लाइफ में देखने मिल रहा है हम लोगों को कि कुछ लोग क्या करते हैं, इन्वॉइसेस और वो सारा लेट प्रोवाइड करते हैं या तो मिस आउट कर देते हैं। जैसे कि अभी मैंने GSTR 1 पहले फाइल होता है तो वो कर दिया, उसमें कुछ इन्वॉइस मेरा रह गया शो करना, लेकिन 3B बाद में फाइल होता है, तब तक वो इन्वॉइस आ गया कंसिडरेशन में, तो टैक्स हमने भर दिया, लेकिन 1 में उसके बाद नेक्स्ट मंथ में शो करूंगी, या तो वाइस वर्सा। इन सारे रीजंस की वजह से भी डिफरेंसेस बहुत सारे आते हैं 1 और 3B में। या तो मैं रिपोर्टिंग रॉन्ग हेड में कर रही हूँ, 3B में कुछ और दिखा रही हूँ और 1 में कुछ और हेड में दिखा रही हूँ। दिस इज ऑल क्लरिकल एरर, सब गलती है। मतलब अगर आपका सही से रिटर्न फाइलिंग नहीं हो रहा है या आप ये सारी बेसिक चीजें ध्यान में नहीं रख रहे हो तो ही आपके डिफरेंसेस आएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि GSTR 1 हम अमेंड कर सकते हैं। अब इस महीना कुछ रह गया मेरा तो मैं नेक्स्ट मंथ में उसमें अमेंडमेंट कर सकती हूँ, लेकिन GSTR 3B कैन नॉट बी अमेंडेड और रिवाइज्ड। एक बार जो लायबिलिटी डिक्लेयर कर दी, पे कर दिया, उस मंथ का फिर कुछ नहीं हो सकता है। तो आपको क्या रेमेडियल मेजर लेना चाहिए अगर आपको ऐसी कुछ भी नोटिस आती है? तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको एक GST रिकंसिलिएशन बनाना चाहिए। GST रिकंसिलिएशन में आप GSTR 1 और 3B का पूरा डेटा रिकंसाइल करो। आउटवर्ड सप्लाई आपका इधर कितना है और उधर कितना है, और साथ साथ में आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी रिकंसाइल करो कि एक्चुअल सिचुएशन है क्या, एक्चुअल सप्लाई आपका है कौन सा। उसके बाद आप आपकी टैक्स लायबिलिटी को भी रिकंसाइल करो और डिफरेंसेस के रीजंस आप फाइंड करो। डिफरेंसेस है तो वो किस वजह से है, वो पूरा आपको एक शीट बनानी पड़ेगी और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। और अगर डिफरेंसेस है तो क्या डिफरेंसेस है, क्या आपने टैक्स लायबिलिटी ऑलरेडी डिस्चार्ज कर दी है? अगर कर दी है आपने, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से ये पता चल रहा है कि कुछ और ही एरर था, तो अब आप रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को आप दो, प्लस आपने जो पे किया उसकी चालान की कॉपीज डिपार्टमेंट को दो। और मेक श्योर कि अगर आपने लेट पेमेंट किया है कभी भी तो आपने आपकी इंटरेस्ट की लायबिलिटी डिस्चार्ज की है सही से। अगर नहीं की होगी तो गवर्नमेंट आपके पास इंटरेस्ट डिमांड कर सकता है। और अगर रिकंसिलिएशन से ये पता चल रहा है कि आपने डिफरेंस कुछ अमाउंट पे नहीं किया है तो उसको आपको पे करवाना रहेगा इंटरेस्ट के साथ DRC 03 से। प्लस अगर कोई और डिफरेंसेस है, पेमेंट का कोई इशू नहीं हो रहा है पर XYZ रीजन की वजह से आपका 1 और 3 भी मिसमैच है, तो आप रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाओ और उसके अंदर क्लियरली डिफाइन कर दो कि दिस आर द रीजंस, और वो आप डिपार्टमेंट को सबमिट करो। GSTR 3B ને તમે રિવાઇઝ નથી કરી શકતા, પણ ગવર્મેન્ટ એક સગવડ આપી છે કે કોઈ આઉટપુટ લાયબિલિટી તમારે દર્શાવવાની રહી ગઈ હોય અથવા એમાં જે પણ ચેન્જીસ કરવા હોય તમે પછીના રિટર્નમાં કરી શકો છો. એટલે થાય શું કે મેં ફેબ્રુઆરી માર્ચમાં કોઈ વેચાણ કર્યું છે અને મારે દર્શાવવાનું રહી ગયું છે, તો હું એપ્રિલ કે મે કે જૂન કે જુલાઈ ઓગસ્ટમાં હું એ લાયબિલિટી ડિક્લેર કરી શકું છું અને એની પર ટેક્સ ભરી શકું છું. પણ GSTR 1 હું જે ફાઇલ કરીશ એ તો હું ફેબ્રુઆરી માર્ચ જે મહિના વેચાણ છે એમાં જ બતાવીશું. તો સ્વાભાવિક છે તમે જે તે વર્ષનું જો તમે GSTR 1 મુજબનું તમે સેલ્સ નીકાળશો અને 3B મુજબનું સેલ્સ નીકાળશો તો એ બંનેમાં તફાવત સ્વાભાવિક છે. એટલે પ્રોફેશનલ દ્વારા અને ઇન્ડસ્ટ્રી દ્વારા સતત રજૂઆત થઈ છે કે GSTR 3B ને રિવાઇઝ કરવાની પરમિશન આપવામાં આવે. જ્યાં સુધી GSTR 3B રિવાઇઝ કરવામાં નહીં આવે ત્યાં સુધી આ સમસ્યા ચાલુ જ રહેશે અને આ પ્રકારની નોટિસો આયા જ કરશે. तो ये था CA करीम लाखानी का व्यू पॉइंट ऑन दिस नोटिस के हाँ GSTR 3B को अगर रिवाइज करने का ऑप्शन दे गवर्नमेंट तो काफ़ी कुछ चीज़ें सही हो सकती है। एंड आई होप कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इन केस ऑफ एनी क्वेरीज और डाउट्स यू कैन कॉन्टैक्ट अस वाया मेल और यू कैन ड्रॉप अ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।